आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स ऑफिसेस। तो चैप्टर 2 6 से लेकर के 20 तक है और बेसिक इसकी जो चीज़ें हैं उसमें क्रिमिनल कोर्ट्स कौन-कौन से हैं हमारे यहाँ और क्रिमिनल कोर्ट्स में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो कौन हैं और अदर दैन द क्रिमिनल कोर्ट्स जो ऑफिसर्स हमारे यहाँ हैं, जो ऑफिसेस हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अपने रोल प्ले करते हैं, वो कौन-कौन से हैं? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है प्रोविजन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। कहा गया है कि बिसाइड हाई कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट्स तो एक है ही क्योंकि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। बिसाइड द हाई कोर्ट्स उसके अलावा कौन-कौन से कोर्ट्स हैं और साथ में ये भी कह रहा है कि कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। बीएनएसएस के अलावा किसी और लॉ में यदि कोई क्रिमिनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट है तो उसके अलावा, तो एक 2 कोर्ट हो गई। बीएनएसएस के तहत जो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट है वो है कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसका मतलब कि बीएनएसएस के तहत जो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट है वो एक तो हाई कोर्ट है नंबर एक और 4 ये हैं। टोटल 5 तरह के कोर्ट बीएनएसएस के तहत कॉन्स्टिट्यूट हैं। इसके अलावा अदर लॉज में भी जो कोर्ट हैं जैसे अब एनडीपीएस के कोर्ट है अलग है, एससी एसटी कोर्ट अलग है, तो वो सब चीज़ें अलग आती हैं। फैमिली लॉ के कोर्ट अलग हैं जो फैमिली लॉ के तहत आती हैं। तो इस तरह से बट हमें जो डिस्कस करना है वो इसी कोर्ट के को डिस्कस करना है। आगे देखें हम सेक्शन 7 में कहा गया है टेरिटोरियल डिवीज़न। जो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की गई है 6 में, उनकी जो क्षेत्रीय अधिकारिता होगी, एरिया वाइज़ जो अथॉरिटीज़ उनको मिली है, वो सेक्शन 7 में बताया गया है। तो नंबर 1 है सेशन डिवीज़न। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि पूरे स्टेट को एक सेशन डिवीज़न में डिवाइड करें, बना दें या अलग-अलग कई सेशन डिवीज़न वो बनाएँ। और कहा गया है कि हर एक सेशन डिवीज़न में जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट को माना जाएगा या कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या एक सेशन डिवीज़न में एक से ज़्यादा भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो ये राइट स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है कि अगर बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, बहुत छोटा-सा स्टेट है, तो वो केवल एक सेशन डिवीज़न हो सकता है। लेकिन बड़ा स्टेट है, तो उसमें कई सेशन डिवीज़न हो सकते हैं और एक सेशन डिवीज़न में या तो एक डिस्ट्रिक्ट होगा या एक से ज़्यादा भी डिस्ट्रिक्ट मिला कर के भी एक सेशन डिवीज़न हो सकता है। आगे क्या कहा है कि अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो सेशन डिवीजन की बाउंड्री को तय कर सकते हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट से विचार विमर्श करने के बाद ही करेंगे। तो उसकी लिमिट्स को, उसके एरिया को वो भी तय कर सकते हैं या कितने सेशन डिवीजन होंगे या कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे वो भी वो डिसाइड कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट करेगा हाई कोर्ट से सलाह करके। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सब डिवीज़न भी होगा, वो भी स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा, हाई कोर्ट से विचार-विमर्श करके किसी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी चाहे वो उतने सब डिवीज़न कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो एक्जिस्टिंग अरेंजमेंट है, उसमें कोई वो छेड़-छाड़ नहीं की जाएगी और ये माना जाएगा कि वो इसी प्रोविज़न के तहत वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो द सेशन डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीज़न एक्जिस्टिंग इन द स्टेट एट द कमेंस ऑफ दिस संहिता शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। अब इसके बाद वो चाहे तो उसमें कोई अल्टरेशन कर सकता है। लेकिन जितने भी इस बीएनएसएस के समय यानी 1 जुलाई 2024 के समय जितने भी डिवीज़न हैं, चाहे वो सेशन डिवीज़न हो, डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न हो या सब डिवीज़न हो, वो सब माने जाएँगे कि वो इसी बेंच के तहत कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। अगला हम बात करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सेशन कोर्ट। ये सेक्शन 8 में है और ये प्री का भी क्वेश्चन पूछता है कि किस सेक्शन में को सेशन कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो 8 में है, ये याद रखना। सब क्लॉज 1 बता रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेशन कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि हर एक सेशन डिवीज़न के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश करें। आगे क्या कहा गया है? कहा गया है कि एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। लेकिन उस सेशन कोर्ट में जो जज बैठेगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, उसे हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। आगे कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल सेशन जज की बात भी कही गई है और वो भी हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा। लेकिन जो एडिशनल सेशन जज होगा वो भी कोर्ट ऑफ सेशन जज के ही पावर को यूज़ करेगा, एक्सरसाइज करेगा। कौन से पावर होंगे जो एक्सरसाइज करेगा वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। या जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेशन कोर्ट के पास पावर है कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन वो अमंग्स द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या अमंग्स द एडिशनल सेशन जज के बीच में करेगा। तो वो भी डिसाइड करता है कि कौन से पावर वो खुद एक्सरसाइज करेगा और कौन-कौन से मैटर एडिशनल सेशन जज देखेगा। यहाँ पे कहा गया है कि एडिशनल चार्ज ऑफ सेशन जज यानी
The session judge of one session division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another division. तो एक सेशन कोर्ट का सेशन जज जो है वो किसी दूसरे भी सेशन डिवीजन का भी सेशन जज हो सकता है, उसे वहाँ पे एडिशनल चार्ज मिल सकता है। ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। सपोज दैट यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई सेशन जज अभी नहीं अपॉइंट हुआ है, तो बगल के डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज को एडिशनल चार्ज मिल जाता है। और ऐसी ऐसी दशा में जो है वो किस स्थान पर बैठेगा, कहाँ बैठकर केसेस को डिस्पोज़ ऑफ करेगा, ये सब जो है हाई कोर्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली होगा। आगे देखते हैं कि वेयर सपोज़ फिफ्थ है, वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज़ वैकेंट। अगर सेशन जज नहीं है, वो या तो ऑफिस वैकेंट है या वो इनकैपेबल हो गया है कि वो अपने ड्यूटी को परफ़ॉर्म नहीं कर सकता है, तब की परिस्थिति में क्या होगा? तब वहाँ पे हाई कोर्ट उसकी व्यवस्था करेगा फॉर डिस्पोज़ल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन व्हिच इज़ और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर द सच कोर्ट ऑफ सेशन। तो सभी चीज़ें तो किसी को ट्रांसफ़र नहीं होंगी, लेकिन वो चीज़ें जो कि बहुत इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं, अर्जेंट वाले मामले हैं, वो वाले केस देखने के लिए हाई कोर्ट एक जो है टेम्परेरी व्यवस्था कर सकता है और वो फ़ाइल एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफ़र हो सकती है या अगर एडीजे जो है एडिशनल सेशन जज नहीं है, तब वो चीज़ें चीफ़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम को ट्रांसफ़र हो सकती है। और वो हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही होगा। और कहा गया है कि एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट विल हैव जुरिडिक्शन टू डील विथ एनी सच एप्लीकेशन। तो हाई कोर्ट ने जिनको भी वो केसेस ट्रांसफर किया है विच आर ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन एंड द ऑफिस इज वैकेंट, देन द मैटर इज ट्रांसफर टू द सीजीएम और द एडिशनल सेशन जज, दे विल डिस्पोज ऑफ दैट मैटर। और उनके पास सेशन कोर्ट की ही पावर रहेगी उस समय उस केस को डिस्पोज ऑफ करने में। यहाँ पर कहा गया है सब क्लॉज 6 सिटिंग प्लेस ऑफ सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट कहाँ बैठेगा? कहा गया है कि सेशन कोर्ट ऑर्डिनरली होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एट द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो इन सब मामले में हाई कोर्ट को ही पावर दिया गया है। अगर एमसीक्यूज में आ गया है तो आपको स्टेट में नहीं डालना है, आपको हाई कोर्ट ही डालना है। उसके बाद कहा गया है कि इफ एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन, तो यानी कोई बहुत विशेष केस ऐसा आ गया, स्पेशल केस आ गया और सेशन कोर्ट को लगता है कि इसकी सुनवाई किसी और जगह पर हो सकती है जिसके कारण विटनेसेस को और जो पार्टी है मैटर के उनको सहूलियत होगी, द इनकन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड द विटनेसेस, तब वो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज यानी डिफेंस से, तो प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज से के परमिशन से, उनके कंसेंट से, ना परमिशन, उनके कंसेंट से वो किसी और प्लेस पर बैठ करके सुनवाई कर सकता है और एग्जामिनेशन भी विटनेस का कर सकता है। सेशन कोर्ट के पास इतने राइट दिए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, सेशन जज जो है, सेशन जज ही काम का बंटवारा करेगा अमंग्स द एडिशनल सेशन जज। तो एडिशनल सेशन जज को कौन कौन से केस सौंपे जाएंगे, कौन कौन से मैटर दिए जाएंगे, उन कामों का बंटवारा सेशन जज करेगा। सब क्लॉज 8 में कहा गया है प्रोविजन फॉर अर्जेंट एप्लीकेशन। कहा गया है कि द सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट बाय एन एडिशनल सेशन जज। तो ये खुद भी पहले हमने देखा था कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर सेशन जज एब्सेंट है तो हाई कोर्ट उसके सामने पेंडिंग अर्जेंट वाले मामले को किसी जो है एडिशनल सेशन जज को या सीजीएम को दे सकता है। यहाँ पर ये जो है सीधे सेशन जज को ही पावर दे रहा है कि वो खुद अर्जेंट वाले मामले को उसके एब्सेंट में या वो इनकैपेबल है तब वाले मामले में वो किसी सबॉर्डिनेट को दे सकता है। कौन सबॉर्डिनेट होगा? वो होगा एडिशनल सेशन जज। और यदि ये एब्सेंट है तब वो सीजीएम को भी मामला ट्रांसफ़र कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली वो जो है उसकी सुनवाई करेंगे। तो उधर हाई कोर्ट भी पास भी पावर दिया गया था और वहीं सेम पावर सेशन कोर्ट को खुद भी दिया गया है कि वो खुद अपने सामने किसी पेंडिंग मामले को वो किसी सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर सकता है, वो भी केवल एडिशनल सेशन जज को, या अगर वो नहीं है तब सीजीएम को करेगा। अपॉइंटमेंट की बात कही गई है क्योंकि हमने देखा है कि हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है, लेकिन वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। फर्स्ट अपॉइंटमेंट तो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। तो यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या किसी के थ्रू फर्स्ट अपॉइंटमेंट जब वो कर लेगी, तब उसके बाद अब हाई कोर्ट के पास वो अपॉइंटमेंट करने का पावर रहेगा। इसके बाद सेक्शन 9 आते हैं हम, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी 8 में सेशन कोर्ट था और 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में कहा गया है। सब क्लॉज 1 में है इस्टेब्लिशमेंट द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिशमेंट एज मेनी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। उसके बाद मेनी कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास,
and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification specify। तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये करेगी, लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद करेगी। कौन कौन से कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, इस्टेब्लिश करेगी? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। इसके बाद कहा गया है प्रोवाइडेड दैट स्पेशल कोड फॉर द लोकल एरिया, एक नया प्रोविजन आया है कि रिमोट एरिया में, लोकल एरिया में स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद लोकल एरिया में एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। वहाँ कौन बैठेगा? वहाँ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बैठेगा, या भी लगाया गया है, या मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास बैठेगा। किस लिए बैठेगा? टू ट्राई एनी पार्टिकुलर केस और पार्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस। तो किसी विशेष मामले को निपटाने के लिए लोकल एरिया में स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दी गई है कि हाई कोर्ट की सलाह से वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकता है। कहा गया है कि वेयर एनी सच स्पेशल कोर्ट इज established, no other court of magistrate in that local area shall have the jurisdiction to try any case or classes of case। तो उस लोकल एरिया में जहाँ पर स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश कर दी गई है, उस वहाँ के मामले कोई परमानेंट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में है, वो उस मामले को कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अब वो केवल उस लोकल एरिया के कोर्ट में ही जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर द कोर्ट, कहा गया है कि द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट जो भी लोकल एरिया में कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसको जो है, उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, या जो डिस्ट्रिक्ट में जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट है, उन सबका प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा। तो ये हाई कोर्ट के पास पावर दे दिया गया है। उसके बाद एडिशनल पावर ऑफ द सिविल जज, कहा गया है कि ये एक अलग व्यवस्था है। हालांकि ये प्रैक्टिस में देखने को मिलता था, लेकिन पहले चीज़ें ये सीआरपीसी में नहीं थी। तो अब यहाँ पर कोई भी अगर मजिस्ट्रेट है जो क्रिमिनल मामले देख रहा है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, वहाँ पर जो वहाँ पर उसे सिविल कोर्ट के काम सौंपे जा सकते हैं। तो कहा गया कि द हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर टू बी एक्सपीडियंट और नेसेसरी कन्फर्म द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड द मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ऑन एनी नंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शन एज द जजेस इन द क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, सॉरी। तो उन सभी मामलों में जहाँ पर मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है क्रिमिनल मामले में, चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो या सेकंड क्लास का हो, जब भी हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये नेसेसरी है या एक्सपीडियंट है, ज़रूरी है, अर्जेंट मामला है, तब उन सबको सिविल जज की पावर दे सकता है और वो सिविल मैटर वो सुनवाई कर सकते हैं। इसके बाद तो इसमें कहा गया है कि या तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो या तो सेकंड क्लास हो, या एनी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस, कोई भी मेंबर हो, उसको भी सिविल कोर्ट के पावर दिए जा सकते हैं। मामले ट्रांसफ़र उसका सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है। 10 की बात करें हम, तो यहाँ पे सीजीएम, एडिशनल सीजीएम की बात करता है। तो 8 सेशन कोर्ट, 9 फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, 10 सीजीएम। इसको याद रखना है आपको, 9, 8, 9 और 10। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीएम की जब बात करें हम, तो कहा गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को सीजीएम बनाएगा, अपॉइंट करेगा। तो सीजीएम कौन होगा? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही किसी एक को सीजीएम हाई कोर्ट बनाएगा। उसके बाद कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल सीजीएम, तो हाई कोर्ट के पास ही पावर है, क्योंकि देखो अब ध्यान रखना, यहाँ पे शैल टर्म्स हुआ है, यानी एक सीजीएम तो रहेगा, ये कंपलसरी है। बट अगर वर्कलोड बढ़ गया है, तब यहाँ पे मे लगाया गया है, इट इज़ अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट अब जो है किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में से किसी को एडिशनल चीफ सीजीएम जो है एडिशनल सीजीएम बना सकती है। तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से बनाए जाएंगे, और कितने नंबर में होंगे ये भी हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है। कह रहा है कि जो अपॉइंट हो गए एडिशनल सीजीएम शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द सीजीएम अंडर द संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। तो उनके पास लगभग वही सीजीएम वाले ही पावर होंगे, लेकिन इनके बीच कामों का बंटवारा कौन करेगा? वो सीजीएम करेगा। तो या वो सेशन कोर्ट करेगा, या अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो हाई कोर्ट करेगा। जब हम आते हैं सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये भी टर्म्स नया है, क्योंकि अब तक हमने एसडीएम सुना था, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुना था, एसडीएम। बाकी अब सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ गया है, यानी एसडीजेएम आ गया है।
एक नई चीज़ें हैं, यानी कि अब जो सब डिविज़नल स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, उसमें एक अलग से एक मजिस्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है कि जो एसडीएम है, वो तहसील में बैठता है, हमने हमेशा देखा है तहसील में बैठता है एसडीएम, तो अब वहाँ पर भी एक कोर्ट हो सकती है, वो सब डिविज़नल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कही जाएगी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास ये पावर दिया गया है कि वो किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न में बैठा सकता है और वो सब डिविज़नल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और वो भी कहा गया है कि जो पहले से कोई काम कर रहा है तो उसको वहाँ से वो रिलीव करके किसी और जगह भी भेज सकता है। तो दोनों पावर हाई कोर्ट को यहाँ पर दिए गए हैं। सुपरविज़न ऑफ सब डिवीज़न, तो सब डिवीज़न में जो बैठा है, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट, उसका सुपरविज़न कौन करेगा? तो सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। Every sub-divisional judicial magistrate shall also have and exercise such power of the supervision and control over the work of the judicial magistrate in subdivision, as the High Court may, by general or special order, specify in this behalf, but except other than the additional chief judicial magistrate. तो इस पहली बात ये है कि जो कंट्रोल रहेगा वो सीजीएम का रहेगा और जिस सब डिवीज़न में वो अपॉइंट किया गया है, उसके लिए पूरा उसके पास अधिकार रहेगा। उसके अंडर में जितने भी जजेज़ हैं, वो काम करेंगे। लेकिन अगर उस एरिया में कोई एडिशनल सीजीएम अपॉइंट है, तो वो उसके अंडर में नहीं रहेगा। ये तो उसके ऊपर रहेगा पोस्ट में। तो ये चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो यानी सपोज़ दैट मान लो ये यहाँ पर आपकी एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक तहसील है, तहसील में उसे बैठा दिया गया है स्पेशल सब डिविज़नल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया गया है। तो इसके अधीन जितने भी और होंगे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कोई बैठा होगा यहाँ पर, तो इसके अधीन ही रहेगा। लेकिन अगर बाय द वे इस एरिया में कोई एडिशनल सीजीएम है, तो वो उसके अधीन नहीं रहेगा। अब हम आते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन में 11 है 8 9 10 11 लगातार चल रहा है। सेशन कोर्ट, यहाँ पर फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, यहाँ पर सीजीएम का कोर्ट है। अब यहाँ पर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर लोकल एरिया यहाँ पे स्पेसिफिक दे दिया गया है। हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी रिक्वेस्ट कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी रिक्वेस्ट कर सकता है, तब हाई कोर्ट वहाँ पर कन्फर्म अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड और हैज हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड और conferable by or under this Sanhita on a judicial magistrate of the first class or the second class in respect to particular case or particular classes of case in any local area. तो लोकल एरिया के लिए यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है, तब हाई कोर्ट किसी पर्सन को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पावर दे सकता है फॉर दैट पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर केसेस इन दैट लोकल एरिया। ये प्रोविजन नहीं था हमारे पास पहले सीआरपीसी में। स्पेशल तो था, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रोविजन थे जो कि 1 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट होते थे और 1 साल के बाद वो खत्म हो जाते थे, या जब तक केस पेंडिंग है तब तक वो वहाँ पर रहते थे। लेकिन यहाँ पे स्पेशली लोकल एरिया के लिए अगर किसी पर्टिकुलर केस के लिए ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है, तब हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, किसी व्यक्ति को पावर दे देगी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का या सेकंड क्लास का, और वो व्यक्ति जाकर के उस लोकल एरिया में बैठेगा और वो स्पेशल केस वहाँ पर सुनेगा। ये बहुत अच्छा प्रावधान यहाँ पे दे दिया गया है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन है, कहा गया है कि उस लोकल एरिया के लिए जो स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठेगा, कहा गया है कि उसके पास वही पावर होनी चाहिए। नो सच पावर शैल बी conferred on a person unless he possesses such qualification or the experience in relation to the legal affairs as the high court may by rule specify। तो उसके लिए जो स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी, तो जो हाई कोर्ट ने बनाया है उसी के अनुसार डिसाइड किया जाएगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो हाई कोर्ट इसको अलग से रूल बनाएगी कि उस लोकल एरिया में मजिस्ट्रेट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और उन्हीं में से जो है वो चुनेगी और वहाँ पे उनको पावर देगी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की। अब आता है यहाँ पर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखना ध्यान रखना, इससे पहले भी हमने पढ़ा था स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर लोकल एरिया है, ठीक है, फर्स्ट में 11 का पढ़ रहे हैं हम, और सब क्लॉज 2 में आता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दिस इज नॉट फॉर द लोकल एरिया, ये कहीं भी बैठ सकता है, ये जहाँ मेन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जज बैठते हैं वहाँ बैठेगा ये। तो सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कब के लिए? ये 1 साल के लिए एक समय में इसका नियुक्ति होगा, इसका अपॉइंटमेंट
होगा या किसी को पावर दिया जाएगा, जैसा कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगी बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। इसके प्रोविजन पहले से सीआरपीसी में थे, बट ये वाला नया जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकेंड क्लास हो, स्पेशल मजिस्ट्रेट हो, सीजीएम हो, अब उनकी अथॉरिटी क्या होगी? तो पहले हम बात करेंगे सीजीएम की, क्योंकि मजिस्ट्रेट में सबसे ऊपर सीजीएम आता है, इसके ऊपर फर्स्ट क्लास, फिर सेकेंड क्लास, और उसी के बीच में आते हैं स्पेशल मजिस्ट्रेट, जो कि फर्स्ट क्लास भी हो सकते हैं और सेकेंड क्लास भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था। पहले क्या था कि पहले मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही होते थे हमेशा, लेकिन अब कोई भी पावर दिया जा सकता है। तो इसमें भी नहीं बताया गया है कि किस क्लास के होंगे। और जो लोकल एरिया वाले मजिस्ट्रेट हैं, इसमें तो दोनों हैं, फर्स्ट क्लास भी है और सेकंड क्लास भी है, दोनों को दे सकते हैं पावर, सेकंड भी दे सकते हैं, फर्स्ट भी दे सकते हैं। इसलिए पहले चलो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ही स्पेशल मजिस्ट्रेट के लिए पावर मिलती थी। अब यहाँ पर तो इसलिए हम सीजीएम से स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। हाई कोर्ट के कंट्रोल के अधीन रहते हुए सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, टाइम टू टाइम सभी मजिस्ट्रेट की लोकल एरिया को डिफाइन करेगा कि किसको क्या-क्या पावर मिलेगा। सीजीएम विल डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया ऑफ ऑल मजिस्ट्रेट। फिर कह रहा है कि विदिन व्हिच द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 एंड 11 एंड मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ पावर्स विथ व्हिच दे मे रिस्पेक्टिवली बी इन्वेस्टेड अंडर दिस संहिता। तो वो सभी पावर जो बीएनएसएस में दी गई है वो एक्सरसाइज करेंगे। किस एरिया के लिए करेंगे, वो एरिया सीजीएम डिसाइड करेगा। और कह रहा है प्रोवाइडेड दैट सीटिंग प्लेस ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि ये नई चीज़ें हैं, इनकी नियुक्ति 1 साल के लिए होती है, तो ये कहाँ बैठेंगे? तो इसके बारे में कहा गया है कि द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे होल्ड इट्स सीटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज़ एस्टैब्लिश। तो जिस लोकल एरिया के लिए वो एस्टैब्लिश हुए हैं, उसी लोकल एरिया में जाकर के वो बैठेंगे। इसकी व्यवस्था कहाँ होगी, अभी इसके बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन निश्चित है कि वो एसडीएम के कोर्ट में बैठेंगे, तहसील में बैठेंगे आकर के, और वहीं उनकी व्यवस्था की जाएगी। क्या पता आगे न्याय पंचायत के लिए राह खुल गया, क्योंकि न्याय पंचायत के प्रावधान हमने देखा है, तो न्याय पंचायत को भी क्रिमिनल मामले में कुछ अधिकार देने की बात कही गई है पंचायती राज एक्ट में। क्या पता है कि बाद में यहीं से उसका भी लिंक खुल जाए। आगे कहा गया है एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन एंड पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के जो लोकल एरिया वाले पावर हैं, उसका एक्सटेंशन कहाँ होगा? क्योंकि देखो, अब इस एरिया के लिए अगर मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो क्या उनका यहाँ पर भी अधिकार हो सकता है या नहीं होगा? या केवल वो इसी एरिया में ही अपने पावर का यूज़ करेंगे? तो कहा गया है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। तो इसका मतलब है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट का एरिया जहाँ जहाँ तक है, वो वहाँ तक उनकी अधिकारिता जो है विस्तृत रहेगी, लेकिन मामले वो वहीं कॉग्निजेंस लेंगे जो कि उनके वाले एरिया में वो मामले घटित हुए हों। अब जैसे सीजीएम है, सीजीएम आपको पता है कि एक सीजीएम के तहत 5-6 थाने आते हैं, तो 5-6 थानों के अधिकार में जो केस हुआ है, वो उसी का कॉग्निजेंस लेंगे, लेकिन अपने और पावर तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, इतना उनके पास राइट दिया गया है। व्हेन लोकल जुरिडिक्शन एक्सटेंड इन अदर डिस्ट्रिक्ट, तो किसी को कि जो एरिया वाइज़ जो अधिकार दिया गया है, क्या वो अदर डिस्ट्रिक्ट में भी लागू होगा? अब एक हम देखते हैं यहाँ पर, ये आप देखो, मान लो एक ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है नागपुर, नागपुर है ये। अब यहाँ पर एक सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसकी लोकल एरिया जब डिसाइड की गई थी, तो थोड़ा-सा डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी आ रहा था उस समय, या कोई लोकल मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट हुआ था, उसका एरिया इस तरह से आ रहा था, ये अदर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा था, हल्का-सा। तो अब चूँकि ये जो मजिस्ट्रेट है, वो यहाँ के सेशन जज के तहत है, इस जिले के, नागपुर जिले के। तो सेशन जज का उस केस के मामले में भी अधिकार यहाँ तक हो जाएगा। सीजीएम का जिसके अधीन ये लोकल मजिस्ट्रेट काम कर रहा है, उसका भी अधिकार उस केस के पर्टिकुलर मामले में इस एरिया में हो जाएगा। यही जो है ये 3 बता रहा है। आगे हम देखते हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आखिर कौन मजिस्ट्रेट किसके सबॉर्डिनेट रहेगा? हायरार्की ऑफ द कोर्ट। कहा गया है कि एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबॉर्डिनेट टू द सेशन जज, यानी सबसे बड़ा सेशन जज होगा हमारा। उसके नीचे कौन होगा? सीजीएम होगा।
यानी क्योंकि ये इसी के अंडर में काम कर रहा है, ये लिखा हुआ है। एंड एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू द सीजीएम। अब इसके नीचे मजिस्ट्रेट आ जाएंगे, तो यहीं पर फर्स्ट क्लास और यहीं पर सेकंड क्लास रहेंगे। तो पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट, फिर सीजीएम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, ऐसा सिस्टम बनाया गया है। रूल ऑर्डर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कहा गया कि सीजीएम के पास ये पावर दिया गया है कि वो टाइम टाइम पर स्पेशल रूल और स्पेशल ऑर्डर बना करके जो है काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है अमंग्स द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू। तो जो उसके नीचे के जितने भी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट हैं फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, तो वो सब के कामों का बंटवारा सीजीएम ही करेगा। अब हम आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि अब हमारे पास जितने भी जुडिशियरी थे, जुडिशियल कोर्ट थे, वो अब समाप्त हो गए। अब हम आएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, जहाँ पर डीएम को अपॉइंट किया गया है। तो 14 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ डीएम भी हैं और एसडीएम भी हैं, दोनों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ डीएम कहा गया है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एज मेनी पर्सन as it think fit to be the executive magistrate and shall appoint one of them to be district magistrate। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के मामले में मे अप्लाई किया गया है, क्योंकि एक से ज़्यादा अपॉइंट करना है, तो इसलिए वहाँ मे लिखा है। बट एक डीएम होगा, इसलिए यहाँ पर शैल होगा कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करना गवर्नमेंट की बाध्यता है। गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, एग्जीक्यूटिव मामला है, इसमें हाई कोर्ट कोई भी सलाह मशविरा नहीं लेना होता है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट, जब डिस्ट्रिक्ट को एक क्लास में बांटते हैं, सब डिवीजन में बांटते हैं, तो उसमें जो है एसडीएम भी होगा, लेकिन यहाँ पर एडीएम की बात कही गई है, तो ये एडीएम भी है यहाँ पे एडीएम भी आप लिख सकते हैं। डीएम, एडीएम और एसडीएम आगे आएगा, देखते हैं उसको हम। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसी में से एक डीएम बन जाएगा और एडीएम एक बन जाएगा, या जितने भी इच्छा हो वो एडीएम बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट। एंड सच मजिस्ट्रेट, यानी सच एडिशनल मजिस्ट्रेट यहाँ रखेंगे आप, shall have the power of district magistrate under this संहिता और any other law for the timing in force as may be directed by the state government। तो जितने भी एडीएम अपॉइंट होंगे, इन एडीएम के पास भी डीएम के ही समान पावर रहेगी, लेकिन उतनी। तो 14 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। 1 में डीएम और 2 में एडीएम के अपॉइंटमेंट के बारे में भी हमने देखा। अभी जब डीएम नहीं है ऑफिस में, तब उसके लिए एक टेम्पररी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट करेगी और किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, उस जिले के किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डीएम का काम सौंपने के लिए दे सकती है। ये टेम्पररी व्यवस्था है, और जब तक जो है नया ऑर्डर नहीं आता है स्टेट गवर्नमेंट का, तब तक वो पर्सन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सभी पावर परफॉर्म करेगा। एसडीएम है सब क्लास 4 में, जिसमें कहा गया है कि किसी भी सब डिवीज़न में जो जिले का सब डिवीज़न होगा, उसमें किसी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंचार्ज बनाया जाएगा और वो इंचार्ज पर्सन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम समझा जाएगा। डीएम के पावर के बारे में बात कही गई है सब क्लॉज 4 में। कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट टू इम्पोज डेलीगेट इट्स पावर अंडर सबसेक्शन 4 टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने पावर डीएम को हैंड ओवर कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है वह पावर जो उसे उचित प्रतीत होता है। एग्जीक्यूटिव पावर टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस। लेकिन ऊपर हमने जितना भी पढ़ा है 1 से लेकर के 5 तक के प्रोविज़न, कोई भी प्रोविज़न स्टेट गवर्नमेंट को नहीं रोकता है कि वो किसी भी पावर को कमिश्नर ऑफ पुलिस को सौंप सकता है। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर जो डीएम के पास है, एसडीएम के पास है, कोई भी है, वो पावर कमिश्नर ऑफ पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट सौंप सकता है, ऑथराइज कर सकता है। अब हम आते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगा, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से या किसी पुलिस ऑफिसर में से हो सकता है, जो कि एसपी के रैंक का से नीचे का ना हो, तो या उसके बराबर का हो, तो या किसी एसपी को या किसी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर सौंप सकता है, और जिसे वो पावर सौंपा गया है वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट माना जाएगा।
और जो व्यक्ति ये अपॉइंटमेंट तब होगा, उस टर्म्स के लिए होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट सही समझती है। ये अपॉइंटमेंट फॉर द स्पेशल एरिया के लिए भी हो सकता है या फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हो सकता है। किसी विशेष मामले को में इंक्वायरी करने के लिए या रिज़ॉल्व करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या एसपी को या उसके बराबर जिसके पास योग्यता हो उसको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर दे सकती है। तो confer on such special executive magistrate such of the power as are conferable under this संहिता on executive magistrate at it may deem fit। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सभी पावर या जो ये बीएनएसएस के तहत जो पावर दिए गए हैं वो सभी पावर में से कुछ जो है वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर हैंड ओवर कर सकता है। जैसे सपोज दैट जब इलेक्शन आता है तो हमने देखा है कि बहुत से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहाँ पे देखते हैं, मजिस्ट्रेट की जीप आई है, मजिस्ट्रेट की जीप आई है, लोग बोलते हैं पोलिंग बूथ पर। तो ये एडिशनल पावर स्टेट गवर्नमेंट उसी समय सौंपता है कुछ पर्सन को जो इस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, उनको वो पावर सौंपी जाती है। ये होता है लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होगा। निश्चित है कि डीएम होगा तो अपने डीएम में उसके पावर होंगे, एसडीएम होगा तो वो अपने एसडीएम अपने भी सब डिविजनल में अपना जो है पावर एक्सरसाइज करेगा। देखते हैं कहा गया कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट ऑफ द एरिया विद इन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो डीएम के अंडर में जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनके लोकल एरिया को डीएम डिसाइड करेगा। तो डीएम विल डिफाइन लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसके बाद कहा गया है एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन। तो जो एसडीएम यहाँ पावर यूज़ कर रहा है, वो कुछ मामले में इसके पावर पूरे जिले में भी हो सकते हैं। कहा गया है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड ऑफ सच डेफिनेशन द जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी सच मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। तो यदि कोई लिमिटेशंस लगाई गई हैं बीएनएसएस में तो उसके तहत रहते हुए उस एसडीएम के पावर पूरे डिस्ट्रिक्ट में माने जाएंगे, या किसी एग्जीक्यूटिव के पावर किसी लोकल लिमिट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है बट अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है तो उसकी अथॉरिटी पूरे जिले पर किसी पर्टिकुलर मैटर में हो सकेगी। लेकिन बीएनएसएस में जो प्रोविजन है उसी के तहत ये कहा गया है। तो ये ऐसे प्रोविजन इसलिए बनाए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसके एरिया से बाहर किसी दूसरे सब डिविजनल एरिया में रह रहा है बट उसी जिले में है तब ये कार्रवाई वहाँ तक कर सके। सबऑर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी हायरार्की जैसे हमने देखा था कोर्ट की, वैसे ही यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगी। तो जितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं डिस्ट्रिक्ट में वो सभी डीएम के सबऑर्डिनेट माने जाएंगे। और साथ में ये भी कहा गया है कि एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग पावर इन अ सब डिविजन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये डीएम है, ये डिस्ट्रिक्ट हमारा है, इसमें जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं सब डीएम के सबऑर्डिनेट रहेंगे। और यदि ये सब डिविजनल एरिया है तो यहाँ भी जितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो एसडीएम के सबऑर्डिनेट रहेंगे, लेकिन सीधा कंट्रोल डीएम का भी उनके ऊपर रहेगा। तो जो जनरल कंट्रोल डीएम के अधीन रहते हुए एसडीएम के अंडर वो काम करेंगे। तो इसका मतलब यदि हम बनाएं यहाँ पर तो डीएम फिर एसडीएम और फिर अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये हायरार्की क्रम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की होगी। फिर उसके बाद रूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमेशा रूल बनाएगा कि कौन कौन से कार्य और कौन कौन से एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, वो रूल सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाएगा। अब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 18 में दिया गया है। और इसके अपॉइंटमेंट की जब हम बात करें तो कहा गया है कि फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की तो बाध्यता है क्योंकि यहाँ पे सेल लगाया गया है, लेकिन वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए मे लगाया गया है। जब वर्क ज़्यादा हो जाएगा तब वो अपॉइंट कर सकेंगे, ये उनके पास जो है ये विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन पीपी तो एक रहेगा। उसके बाद किसके लिए फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट यानी प्रोसिक्यूशन अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी। और ये भी कहा गया कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही होगा। तो हाई कोर्ट में काम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगा और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी वो अपॉइंट करेगा। ये उसके ऊपर विवेकाधिकार वहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजो दिया गया है कि फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो वहाँ पर पीपी या एडिशनल पीपी को प्रोसिक्यूट करे।
अ, हाँ, अपॉइंट करें, सॉरी अपॉइंट करें। उसके बाद अपॉइंटमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल की जब हम बात करेंगे, यानी कि पहले हमने देखा था हाई कोर्ट लेवल पे, अब हम आएँगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम बात करें अगर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पावर दिया गया है कि वह एक या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट में या लोकल एरिया में। और यही पावर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकता है। ध्यान रखना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पास पावर दी गई है यहाँ पर, वो केवल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने के लिए कहा गया है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई यहाँ पर, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए भी पावर दी गई है। तो दोनों पावर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट करने के लिए दिया गया है। साथ में ये कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे ऑल्सो द वर्क इन दी अनदर डिस्ट्रिक्ट। तो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए यदि कोई पीपी यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है, तो इसे एडिशनल चार्ज अदर डिस्ट्रिक्ट का भी दिया जा सकता है। वहाँ भी वह वर्क कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट जैसा रूल बनाए उसके अनुसार। लेकिन आगे जब हम बढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये अपॉइंटमेंट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को है, तो रूल वो वही बनाएंगे, क्योंकि दिस इज द एग्जीक्यूटिव मैटर। लेकिन अब क्या कहा गया कि पैनल प्रिपेयर्ड बाय द डीएम, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी अपॉइंट किया जाएगा, वो किसमें से किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पैनल की तैयारी करेगा, जो कि उसके विचार से ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंट करने के लिए फिट होंगे। तो एक पैनल ये बनाएगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट फ्रॉम पैनल ओनली। तो यहाँ पे क्लियर स्टेट गवर्नमेंट को बता दिया गया है कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर इन द पैनल ऑफ द नेम प्रिपेयर बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डीएम ने जो पैनल बनाया है, उसी पैनल में से ही लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट बना सकेगी। लेकिन ये बाध्यता सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये पैनल मानने की बाध्यता नहीं है। अपॉइंटमेंट फ्रॉम कैडर। अब यहाँ पे कैडर प्रिपेयर होगा। कैडर मतलब कि ऐसे कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे रेगुलर कैडर बनाए गए हैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के। तब जो है स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली फ्रॉम अमंग द पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग सच कैडर। तो जिस स्टेट में कैडर सिस्टम है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के, तब तो स्टेट गवर्नमेंट उसी में से बनाएगी। अगर कैडर सिस्टम नहीं है, तब डीएम ने जो पैनल बनाया है, उस पैनल में से अपॉइंट किए जाएंगे। आगे देखते हैं कि इफ सुटेबल पर्सन इज नॉट अवेलेबल इन कैडर। कैडर में अगर कोई पर्सन नहीं है जो पीपी बनने के लिए फिट है या जो एडिशनल पीपी बनने के लिए फिट लग रहा है, तब स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर एडिशनल पावर दी गई है। भले ही कैडर बनाए गए हैं, बट गवर्नमेंट के ओपिनियन में लग रहा है कि ये व्यक्ति पीपी बनने लायक नहीं है, तब वहाँ पर क्या कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस मे बी फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जब कैडर में से कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, तब वो डीएम के पैनल को देखेगा और उसमें से फिर अपॉइंट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये वही चीज़ें हैं जहाँ पर पॉलिटिकल विल को देखने को मिलता है। उसके बाद कहा गया है रेगुलर कैडर फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। एक यहाँ पर ये चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, व्हाट इज द रेगुलर कैडर फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। तो रेगुलर कैडर फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन्स अ कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर विच इंक्लूड देयर इन द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो पहले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में कोई व्यक्ति रोल प्ले कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट के केस देख रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के केस देख रहा है, तो वो चाहे जिस नाम से भी हो, उसका वो कैडर उसमें काम करेगा। मीन्स कैडर और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, तो वो पर्सन जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ रहा है, वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं, भले ही उसका नाम पीपी न हो, उसी में से विच प्रोवाइड फॉर प्रमोशन ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाई वॉट एवर नेम। दूसरा ऐसा कैडर बनेगा जो किसी व्यक्ति को प्रमोट किया जा रहा है एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। तो इन्हीं की लिस्ट की वो मिलाकर के जो बनता है, उसी को कैडर बोलते हैं। और उसी कैडर में से पीपी या एडिशनल पीपी का अपॉइंटमेंट होता है।
और अगर उसमें से व्यक्ति योग्य नहीं मिलता है, तब डीएम ने जो बना रखा है अपना एक लिस्ट, उस लिस्ट में से अपॉइंट किया जाएगा। बी में कहा कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या है? देखो, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर तो वही होता है जो हम जानते हैं गवर्नमेंट लॉयर, सरकारी वकील। तो यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ा-सा बड़ा बनाई बताई गई हैं। मीन्स अ पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इनमें से कोई भी, एक तो ये हो या विथ नेम हो पोस्ट का, या कोई अदर भी नाम दिया गया है उस पोस्ट का, बट वो काम यही कर रहा है, तब जो है वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर माना जाएगा। तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए अगर किसी स्टेट में उस पोस्ट का नाम ये सब नहीं है, तब भी वो व्यक्ति ये माना जाएगा, क्योंकि वो सरकार की तरफ से केस लड़ रहा है और वो कैडर में उसका नाम शामिल किया जाएगा और उसी में से स्टेट गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट करेगी। एलिजिबिलिटी दिया गया है यहाँ पर फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। इसमें कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकता है जिसे 7 साल का अनुभव हो। एडवोकेट के रूप में कम से कम 7 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो, तो स्टेट गवर्नमेंट उसे पीपी या एडिशनल पीपी अपॉइंट कर सकती है। जब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक अलग से आ गया है जो किसी स्पेशल केस के लिए ही अपॉइंट होता है। तो कहा गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस और द क्लास ऑफ द केस अ पर्सन हु हैज इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जिसे एडवोकेट के रूप में 10 साल के प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, उन्हीं बंदों में से किसी को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकती है। ये केवल स्पेशल केस के लिए ही होते हैं, किसी पर्टिकुलर केस के लिए ही ये होते हैं। और कहा गया है कि विक्टिम को भी राइट दिया गया है कि विक्टिम भी अपना पर्सनल चॉइस का कोई एडवोकेट हायर कर सकता है जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करने के लिए होगा। उसके बाद काउंटिंग ऑफ पीरियड एज एन एडवोकेट, हमने देखा है कि 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और किसी मामले में जो स्पेशल क्लास के हैं उनके में 10 साल का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसकी काउंटिंग कैसे की जाएगी। तो कहा गया है कि पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, वो तो काउंट करेंगे ही, वो एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो काउंट करेंगे। और साथ में कह रहा है यदि उसने अपना योगदान दिया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में या असिस्टेंट के रूप में दिया है या अदर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के रूप में भी उसने समय दिया है, तो वो भी टाइम काउंट होगा उसका। और तो ये सभी जो है पीरियड वो काउंट किए जाएंगे कि मानो वो एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है। तो चाहे प्राइवेट एडवोकेट हो, चाहे गवर्नमेंट एडवोकेट हो, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हो, वो सबका जो टाइम पीरियड है वो उस टाइम में काउंट किया जाएगा। अब आता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी हमने 18 में देखा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर हम देखें 18 को वापस ले आते हैं आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया भाई? हाँ, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको। 18 में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब 19 में होगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 19 में ये है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो 3 प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 18, 19 एंड 20। ये तीनों पब्लिक प्रोसिक्यूटर से संबंधित हैं। ये पीपी है, ये असिस्टेंट पीपी हैं, ये है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन डीपी। देखेंगे, याद रखना इसको आप। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में गवर्नमेंट का मामला रखने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो पावर यहाँ पर दिए गए हैं, वही जो पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। पावर ऑफ डीएम, डीएम की भी 5 पावर है। कहा गया है कि यदि सब सेक्शन 1 या 2 में न तो स्टेट गवर्नमेंट ने न तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया है, वो पोस्ट खाली है, तो किसी पर्टिकुलर केस को देखने के लिए तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी किसी को अपॉइंट कर सकता है। तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस। उस केस पर्टिकुलर केस के लिए इंचार्ज बना सकता है किसी व्यक्ति को और वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा।
और लेकिन क्या कहा गया है कि आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उस केस को लड़ने के लिए 14 डेज की नोटिस देगा स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट यदि कोई किसी को अपॉइंट नहीं करता है, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर हो जाएगा कि वो किसी पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट कर सकता है। बट किसे अपॉइंट करेगा, ये भी उसको देखना होगा। इसमें कहा गया है कि एक वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेशन के मामले में वो इन्वॉल्व ना हो। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं होना चाहिए, या और किसी तरह से उसका कोई इंटरफेरेंस उस इन्वेस्टिगेशन में नहीं होना चाहिए। और दूसरा कहा रहा है कि वो इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का भी नहीं होना चाहिए। तो इंस्पेक्टर के रैंक का या उससे ऊपर के रैंक के किसी व्यक्ति को वो किसी पर्टिकुलर मामले के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन ऐसा पर्सन उस मामले में इंटरफेयर करने वाला नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में वो पार्ट नहीं लेने वाला होना चाहिए। लास्ट प्रोविजन है इस चैप्टर का, भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन निदेशालय की बात कही गई है, डीपी, यानी डीपी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, ये 20 में है। तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो डीपी को अपॉइंट कर सकता है स्टेट में, अपने स्टेट में वो जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और कहा गया है कि उसमें कौन होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा ये, और उसके साथ एंड एज मेनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, जो कि जितनी मात्रा में उसको सही प्रतीत होता है। तो यानी कि एक तो व्यक्ति होगा ही डायरेक्टर, इसके अलावा एक से ज़्यादा डिप्टी डायरेक्टर वहाँ पर हो सकते हैं। साथ में ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर डायरेक्टोरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग consisting of many deputy director and the assistant director of prosecution as think fit। तो दो बातें कही गई हैं। नंबर एक कि पहला तो होगा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और दूसरा होगा डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो जो पहला हमारा है इसमें होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इसमें डिप्टी डायरेक्टर होगा और असिस्टेंट डायरेक्टर होगा। इतनी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बताते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। कहा गया कि जो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर होगा उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। किस पोस्ट का, कहा गया है कि या तो वो एडवोकेट रहा हो या वो सेशन जज रहा हो। एडवोकेट रहा हो तो 15 साल का एक्सपीरियंस हो, सेशन जज रहा हो तो इसमें साल नहीं बताया गया है। आगे कह रहा है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा प्रोसिक्यूशन का, उसके पास कितना एक्सपीरियंस हो, एडवोकेट के रूप में कम से कम 7 साल का हो, या वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रहा हो, तब वो असिस्टेंट बन सकता है। तो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन 3 की योग्यता बताई गई है। 2 की, एक है 15 साल और एक की जो है या तो सेशन जज, और एक की जो असिस्टेंट है वो 7 साल या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो। फिर इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन होगा। कहा गया है कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, उसका हेड जो होगा वो होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, वही हेड होगा। लेकिन ये भी होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करेगा। तो स्टेट की होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल इसके ऊपर होगा और इसके अधीन बाकी सब लोग रहेंगे। सबऑर्डिनेशन ऑफ अदर की बात कर रहा है। फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट डायरेक्टर ये किसके अधीन रहेंगे, ये रहेंगे डीपी के अधीन। उसके बाद एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ये किसके अधीन रहेगा, ये डिप्टी डायरेक्टर के अधीन रहेगा। तो इसका मतलब अगर हम बनाए आंकड़ा जो है तो सबसे पहले हमारा आएगा होम मिनिस्ट्री, फिर आएगा डायरेक्टर, फिर आएगा डिप्टी डायरेक्टर और फिर आएगा असिस्टेंट डायरेक्टर। ये इसका सबऑर्डिनेशन है, इस तरह से बनाया गया है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट के मामले में बात कहा गया है कि एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट केस इन हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो हाई कोर्ट लेवल पे जितने भी प्रोसिक्यूशन हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, चाहे वो मेन हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, असिस्टेंट हो, एडिशनल हो, वो सब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीन काम करेंगे हाई कोर्ट लेवल पे। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी प्रोसिक्यूटर हैं वो किसके अधीन काम करेंगे, वो काम करेंगे कहा गया है कि शैल बी द सबऑर्डिनेट टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी प्रोसिक्यूटर हैं वो जो अगर वहाँ पे होगा डिप्टी डायरेक्टर उसके अधीन काम करेंगे, अगर ये नहीं है तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इसके अधीन काम करेंगे। तो पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन सिस्टम को ही जो है एक तरह से सही करने का प्रयास किया गया है।
पावर एंड फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, इनके पास पावर और फंक्शन क्या-क्या होगी, कौन-कौन से केस कैसे देखेंगे। कहा गया है कि द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी टू मॉनिटर केस इन व्हिच ऑफेंस आर पनिशेबल फॉर 10 ईयर और मोर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी। इन सब मामले में जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है या ओपिनियन फॉर द अपील की आवश्यकता है, उन सब मामले में जो डायरेक्टर है वो देखेगा। 10 साल या ऊपर के मामले, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी के मामले में ये अपनी राय देगा और अपना कंट्रोल उस पे बनाए रखेगा डायरेक्टर। लेकिन जो डिप्टी डायरेक्टर है, उसका क्या पावर दिया गया, वो क्या करेगा वो कहा गया है कि शैल बी टू एग्जामिन एंड स्क्रूटनाइज द पुलिस रिपोर्ट, जितनी भी पुलिस रिपोर्ट आई है उसको एग्जामिन करेगा और उसकी स्क्रूटनी करेगा, और मॉनिटर द केस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर 7 ईयर और मोर, तो बट लेस देन 10 ईयर, तो 7 साल से लेकर के 10 साल से कम, लेस के मामले का को ये देखेगा डिप्टी डायरेक्टर। उसमें पुलिस रिपोर्ट देखेगा, उसको स्क्रूटनाइज़ करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा और उसमें अपने ओपिनियन देगा, अपील होगी कि नहीं होगी, वो सब चीज़ें ये देखेगा डिप्टी डायरेक्टर। अब हम आते हैं लेस देन 7 ईयर, लेस देन 7 ईयर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फंक्शन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, इनका क्या है, इसमें लेस देन 7 ईयर के जो मामले हैं वो ये देखेंगे। तो अगर फिर से हम अगर यहाँ पे देखें तो डायरेक्टर नंबर 1 10 के बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी। जब डिप्टी डायरेक्टर की बात करेंगे तो 7 से एंड लेस देन 10 ईयर। फिर असिस्टेंट है यहाँ पर, ये लेस देन 7 ईयर के मामले ये देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इनकी। कहा गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इतने इतने प्रोविजन में, द डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल हैव द पावर टू डील विद एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता। तो उनको अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही है उन सब के लिए उनके पास पावर भी होगी उसको डील करने के, और उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल भी माने जाएंगे। अदर पावर एंड फंक्शन की जब बात करते हैं, व्हाट आर द अदर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स, या जो भी हैं उसके बाद, तो उसमें कहा गया है चाहे डायरेक्टर हो, डिप्टी हो या असिस्टेंट हो, कहा गया है कि द एरिया फॉर विच ईच ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन हैव बीन अपॉइंटेड शैल बी सच एज स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाइड स्पेसिफाइड। तो किस किस एरिया के लिए वो अपने पावर को एक्सरसाइज करेंगे, अपने फंक्शन करेंगे, वो एरिया स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी। कुछ यहाँ पर सेविंग क्लॉज बताए गए हैं, किसी को बचाने का प्रयास किया गया है। वो कौन है, वो है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अगर किसी मामले में स्टेट का पक्ष कोर्ट में रख रहा है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तहत नहीं माना जाएगा, यानी कि वो प्रोविजन सभी जो है इस पर लागू नहीं होगी। तो ये हमारा चैप्टर 2 हमारा समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 लेकर के आएंगे। धन्यवाद।